Hello and welcome to Classmate Guru. My name is Mansi and we are here to discuss some current news from The Hindu. आज हम काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स का जो न्यूज़ में हाईलाइटेड टॉपिक्स है. आज के टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है न्यूज़ में. बांग्लादेश फ्लड्स नॉट ड्यू टू तिरुपरा डैम. ठीक है, बांग्लादेश में फ्लड्स आए हैं. ठीक है, बट बांग्लादेश के जो फ्लड्स है उसका ओरिजिन तिरुपरा डैम से नहीं है, उसका कॉज तिरुपरा डैम नहीं है. इस आर्टिकल के बारे में और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. Modi's Ukraine visit likely to explore deeper ties in defense manufacturing. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने अभी रिसेंटली यूक्रेन में विज़िट किया है, तो यूक्रेन में विज़िट के क्या स्ट्रेटेजिक टाइज होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ये मीट जो है वो किस पे फोकस करेगा सबसे ज़्यादा, वो भी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. प्रोड्यूस फुल हेमा पैनल रिपोर्ट हाई कोर्ट. हेमा पैनल रिपोर्ट जो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, जिसका अपडेट्स मैं देती रहती हूँ आपको, उसके बारे में भी एक अपडेट आया हुआ है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे. NDMA टू मॉनिटर 186 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिज़ास्टर्स. अब NDMA ने, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 198 हाई रिस्क ग्लेशियर्स जो है उसे मॉनिटर किया है, उसे देखा है जिन ग्लेशियर्स में ज़्यादा रिस्क है डिज़ास्टर होने का. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या है ये ग्लेशियर लेक्स, क्या है, कैसे बनते हैं, ये सब इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. सेंटर स्टेट्स डिस्कस न्यू मैकेनिज्म फॉर गैदरिंग क्रॉप डेटा. अब क्रॉप डेटा गैदर करने के लिए, क्रॉप डेटा की टैली करने के लिए जो है एक नया मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च किया गया है सेंटर के द्वारा. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है उसका, क्या है ये पूरा मैकेनिज्म और क्यों इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है, लुक एट ऑनगोइंग इंडियन स्पेस मिशन. इंडिया के स्पेस मिशंस जो है, ऑनगोइंग स्पेस मिशंस के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देगा ये आर्टिकल, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. वांट FDI बट फॉलोज लॉ ऑफ लैंड गोयल टू ई ट्रेलर्स. जो पीयूष गोयल है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. किस चीज़ से संबंधित है ये स्टेटमेंट, के क्या क्यों दिया है उन्होंने ये स्टेटमेंट, वो आगे पढ़ेंगे हम. थाईलैंड कन्फर्म्स न्यू एम्पॉक्स स्ट्रेन फर्स्ट इन एशिया. थाईलैंड में एक नया मंकी पॉक्स का स्ट्रेन जो है वो मिला है. ठीक है, तो वो कितना डेडली होगा, क्या उसके सिम्टम्स है, आगे हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ये जो केस है वो फर्स्ट इन एशिया है, मतलब एम्पॉक्स का जो नया वेरिएंट है वो फर्स्ट इन एशिया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. पैसिफिक रीजन फेसिंग क्लाइमेट एनिहिलेशन सेज UN चीफ. UN चीफ, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उन्होंने ये बताया है कि पैसिफिक रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है एनिहिलेशन फेस कर रहा है. ठीक है, एनिहिलेशन मतलब वो उसका विनाश हो रहा है. ठीक है, क्यों विनाश हो रहा है, क्या है पूरा आर्टिकल हम देखेंगे. हाई प्रेसिडेंट Turkey keens to start preparation for 2028 ओलंपिक्स. अभी आपको पता है रिसेंटली 2024 के जो ओलंपिक्स है उन्हें वो जो है अभी ख़त्म हुए हैं. तो जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला है उसमें. ठीक है, तो जो इंडियन हॉकी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2020 के जो ओलंपिक्स है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. क्या ये स्टेटमेंट है पूरा आर्टिकल में देखेंगे. ठीक है, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डिटेल डिस्कशन के पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश. अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कल न्यूज़ था. क्या न्यूज़ था कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने जो एजेंट्स है या फिर जो ब्रोकर्स है उनके लिए एक नई पद या एक नई डिग्री जो है वो बताई है कि अगर उन्हें एडवाइजेस देने हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है, बेचना है, उसके लिए उन्हें वो सर्टिफिकेट जो है वो बेयर करना पड़ेगा. ठीक है, सर्टिफिकेट बेयर करना पड़ेगा. उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1992. ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था. अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं. आगे देखते हैं. अंडर
which article of Indian Constitution does power to subclassify scheduled caste and scheduled tribes for purpose of reservation lies? अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सब क्लासिफिकेशन के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था, बहुत अच्छा डिस्कशन किया था हमने। क्या था पूरा मामला कि प्रोटेस्ट उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिक्लाइन कर दिया है उनका जो उन्हें रिजर्वेशन देने की जो बात करी गई थी, सब क्लासिफिकेशन जो किया था उसे डिक्लाइन कर दिया है। उसी से जो आक्रोश है वो थोड़ा जनता में जो है वो बढ़ गया है और वो चाहते हैं कि सब कोटा रिजर्वेशन आए, क्योंकि जो ज़्यादा गर्जू है, जो ज़्यादा जेन्युइन है, उन तक जो है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुँचे, इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट उठाए हैं। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल बताता है हमें सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज टर्म सुयो मोटो रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी? अब इंडियन जुडिशरी में सुयो मोटो क्या चीज़ को रिफ़र करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है सुयो मोटो को? कल हमने न्यूज़ में पढ़ा सुयो मोटो क्यों न्यूज़ में था, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। एक तो जो कोलकाता डेथ और रेप केस हुआ था उसके मामले में चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने हाथ में फ़ैसला ले लिया था कि हम जो है इसका जजमेंट देखेंगे, इसका जो सुनवाई है वो हम सारी देखेंगे। ठीक है, तो सुयो मोटो एक्शन जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे, कि जो ऑनगोइंग जिसमें जो है जल्दी जो इंटरेस्ट जिसमें जो है आपको तुरंत जो है जजमेंट सुनानी है, या फिर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर कोई किसी केस में दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने हाथ में वो मामला ले लेते हैं और उसकी जजमेंट सुनाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, क्या है? अ लॉ एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड एक्शन टेकन बाय कोर्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ये है सही आंसर। ठीक है, कोर्ट जो है अपना एक्शन लेता है, जो भी केस चल रहा है उसके ऊपर सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो सुनता है, सारे ट्रायल्स जो है वो सुनता है उसके अकॉर्डिंग। अभी चल रहा है कोलकाता डेथ रेप केस जो हुआ था उसके लिए जो है वो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का डिटेल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश फ्लड्स नॉट ड्यू टू तिरुपुरा डैम। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थर्सडे को ये बताया है कि बांग्लादेश में जो फ्लड आए हैं, ठीक है, उसका ओरिजिन तिरुपुरा में जो डंबर डैम है वो नहीं है। ठीक है, डंबर डैम कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? गोमती रिवर पे सिचुएटेड है। ठीक है, गोमती रिवर तिरुपुरा में, ठीक है, तो उस पर सिचुएटेड है। मैं मैप में बता देती हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, ये तिरुपुरा है। ठीक है, उसमें ये जो है ये पूरा गोमती रिवर का जो है वो पाथ है। ठीक है, गोमती रिवर ये बताया है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि MEA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कि जो डैम है वो ओरिजिन नहीं है, डैम के पानी के राइज की वजह से फ्लड्स नहीं आए हैं, वो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड्स आए हैं। ऐसे कभी कभी जो ऐसे रिवर्स के ऊपर या ऐसे डैम के ऊपर कभी कभी ऐसे उठ जाते हैं क्वेश्चन, जिसके पहले भी आए हुए हैं कि जो डैम ओरिजिन नहीं है उसका। बेसिकली ये है पूरे जो आर्टिकल का क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं। मोदीज यूक्रेन विजिट likely to explore deeper ties in defense manufacturing। अब मोदी जी जो है उन्होंने रिसेंटली जो है यूक्रेन में विजिट किया था। ठीक है, यूक्रेन विजिट ऑन फ्राइडे। तो उनकी जो विजिट है वो जो यूक्रेन और इंडिया के जो टाइज है उसे स्ट्रेंथन करती है। ठीक है, यूक्रेन इंडिया के टाइज स्ट्रेंथन करती है। और फोकस किस पे सबसे ज़्यादा होगा? इंडिया और यूक्रेन के टाइज को सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इंडिया यूक्रेन के डिफेंस जॉइंट प्रोडक्शंस के ऊपर होगा। मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ट्रेड किया जाएगा। इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस भी और अच्छे ग्रो होंगे। ठीक है, इससे पहले जो है वो इंडिया सारे डिफेंस के लिए जो भी टूल्स या फिर जो भी डिफेंस के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते थे वो रशिया से लेते थे। तो रशिया का जो पूरा इन्फ्लुएंस है उसे कम करने के लिए इंडिया ने यूक्रेन के साथ में फ़िलहाल जो है यूक्रेन के साथ में टाइज बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस देख लेते हैं।
Immediately after breakup of Soviet Union, government of India recognized the Republic of Ukraine as sovereign independent country in दिसंबर 1991। ये बैकग्राउंड है पूरा कि कहाँ से इंडिया ने जो है वो यूक्रेन के साथ में जो टाइज़ है उनका बॉन्ड जो है वो डेवलप करने की कोशिश करी है। 1991 दिसंबर में जो है सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद में इंडिया को जो है इंडिया ने यूक्रेन की तरफ देखा, सोवियत इंडिपेंडेंट, ठीक है, सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री के नज़रिए से देखा उनको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काइव was established on May 1992 and Ukraine opened its mission in New Delhi February 1993। इसके ये इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो है वो एस्टैब्लिश करी 1992 में, फिर यूक्रेन ने जो है फरवरी 1993 में अपनी एक एम्बेसी जो है वो न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश करी थी। डिफेंस रिलेशंस देख लेते हैं। यूक्रेन हैज़ अ सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स फॉर इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। यूक्रेन मैन्युफैक्चर्स दी R-27 एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। R-27 मिसाइल जो है वो R-27 मिसाइल जो है वो यूक्रेन ने मैन्युफैक्चर करी है इंडिया के लिए, ठीक है। आर इन यूज ऑफ IAF ऑन इट्स। नाउ इंडिया इज ऑल्सो सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन टू एनहांस डिफेंस, ठीक है। अभी थोड़े महीनों पहले, थोड़े 1-2 साल पहले जो है वो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बहुत यूक्रेन के ऊपर जो है वो वॉर किया था, ठीक है। तो उसमें जो है वो इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया था, सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। अभी जो है वो इंडिया भी सप्लाई करता है यूक्रेन को वेपन्स, ठीक है, वेपन्स की नीड जो है वो सप्लाई करते हैं। और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस चल रहा है, जो बॉन्ड जो एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया यूक्रेन का, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर यूक्रेन से इंडिपेंडेंस जो है 1992 से जो है उनका बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूक्रेन्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक एंड दी 5th लार्जेस्ट ओवरऑल एक्सपोर्टर इन डेस्टिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन जो है, यूक्रेन के आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। पिछले साल 2022 में यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, कोई कंट्री पे इम्बैलेंस चल रहा है, जैसे अभी बांग्लादेश में देखा हमने, ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ के थोड़ी बहुत फैक्ट्स, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूक्रेन के देख लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमेनिया, ठीक है, ये बेलारूस, ये रशिया यहाँ से है, ठीक है। ये सारे जो है वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोड्यूस फुल हेमा पैनल रिपोर्ट, ठीक है। अब हेमा पैनल रिपोर्ट के में क्या अभी आया है नई न्यूज़ कि हेमा कमेटी जो है, जो 2017 में सेटअप हुई थी, क्यों सेटअप हुई थी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो है काफ़ी जेंडर बायसनेस देखी जा रही थी, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो है वो बाहर आ रहे थे, बट इसमें अब तक जो है, ठीक है, 2017 में वो राइज हुए थे ऐसे इश्यूज़, बट 2017 से लेके अब तक जो है अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। एक भी FIR जो है वो लॉन्च नहीं हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से कभी कभी बाहर नहीं आ पाती है, वुमेन आवाज़ नहीं उठा पाती है, ठीक है, उनका नाम डिस्क्लोज ना हो, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, इस वजह से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे केसेस बाहर नहीं आ पाते, बट एक कमेटी सेटअप करी गई थी, ठीक है, जिसका जो हेमा कमेटी थी वो सेटअप करी गई थी, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस के हेमा, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है वो इन्हें बोला है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक करिए, ठीक है, बट पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, इस वजह से ये पब्लिक नहीं कर पा रहे, प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पा रहे। तो ये आज न्यूज़ में इस वजह से है कि जो
जो वुमेन है जिन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं करी है, उनके लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी होगी, जिसमें कि ऐसी जो केसेस होती है जहाँ पर बाहर नहीं आ पाते हैं विक्टिम्स, तो उसमें या फिर वुमेन नहीं आ पाते हैं बाहर, बट मतलब उनके साथ में हुआ होता है हरासमेंट, बट वो नहीं ला पाती है बाहर या फिर नहीं आ पाता है बाहर, तो उनका जो प्राइवेसी मैनेज करना, प्राइवेसी मेंटेन करके भी जो है हम उस केस को जो है उनको जस्टिस दिला सके, ऐसा कुछ जो है इनिशिएटिव लेने की कोशिश करने के लिए आज ये आर्टिकल न्यूज़ में है। ठीक है, ये इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। एनडीएमए टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स। अब एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को जो है वो मॉनिटर किया है, उन्हें देखा है। तो उसमें क्या है ना कि बेसिकली ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, हिमालयन पार्ट के जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब एक बड़ा सा चंक उससे टूट के अलग होता है और वो अलग होके ज़मीन के हिस्से को जो है वो कट करता है, और उसके बाद जो ज़मीन के हिस्से को कट किया हुआ होता है, जैसे दिख रहा है आपको ये जो है एक ज़मीन का हिस्सा जो है उसे कट किया है, और वहीं पे जो है वो पिघलने लगता है, पिघल के जो है पानी पूरा भर जाता है यहाँ पर, तो वो ग्लेशियर लेक फॉर्म करता है। ठीक है, इन ग्लेशियर लेक की वजह से क्या होता है, रेनफॉल की वजह से जो है अब पानी बरस रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भरेंगे, इसका लेवल जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो हाई रिस्क जो है वो माने जाते हैं ये, जो हाई रिस्क वाले जो है जिनसे डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है, उन्हें अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके ऊपर जो है एक इनिशिएटिव या फिर कुछ लिया जाएगा कि डिज़ास्टर जो है वो प्रिवेंट कर सके। ये है पूरे न्यूज़ का क्रक्स। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। इंटेंसिफाई एफर्ट टू मॉनिटर एंड मिटिगेट रिस्क फ्रॉम, ये न्यूज़ में है, 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, आउट ऑफ नियरली 7,500 ग्लेशियर लेक्स 189 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पर्टिकुलरली डेंजरस। ठीक है, 7,500 ग्लेशियर लेक्स के में से जो 189 लेक्स जो है उसे हाई रिस्क पे माना गया है, जिसमें से डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है, डिज़ास्टर अकर हो सकता है। The NDMA is in collaboration with state agencies and international partners have started expenditure to this lakes for hazards assessment and data collection. Mitigation efforts. The government has allocated 150 crore for National Glacier Outburst Flood Risk Mitigation Program. ठीक है, एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया है, नेशनल ग्लेशियर आउटब्रेक फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम, जिसे 150 क्रोर्स जो है वो 150 क्रोर्स जो है इसका फंड दिया गया है, ताकि जो हाई रिस्क जो ग्लेशियर लेक्स है उन्हें जो है वो ऐसे बना सके या ऐसे डेवलप कर सके, इस वजह से कि रिस्क जो है उसका उनका कम हो जाए कुछ डिज़ास्टर होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लेक्स ये लेक्स जो है हाई रिस्क लेक्स कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और थोड़े बहुत जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के इलाके जो है वहाँ पर भी ये लेक्स है, उनमें से जो है वो 189 लेक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, एनडीएमए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनडीएमए वॉज फॉर्मरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 सितंबर 2006। ईयर आपको याद रखना है, ईयर बहुत ज़रूरी है। 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एनडीएमए। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, अकॉर्डिंग्स विथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन थे इसके। मैंडेटेड, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रिसाइलेंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि
जो डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करना सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का, ठीक है। ह्यूमन मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग से अर्थक्वेक अगर कॉज हो गया, ठीक है, ऐसे जैसे लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें भी एनडीएमए जो है वो न्यूज़ में था। विजन टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रिसाइलेंट इंडिया बाय होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इनका विजन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बताता है हमें, लुक ऑन एट ऑनगोइंग इंडियन स्पेस मिशंस। अब इंडिया में बहुत सारे स्पेस मिशंस जो है वो कैरी आउट होते हैं, तो उनके ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देखेंगे। India has several significant ongoing upcoming space missions as a part of space exposure. Chandrayaan 3. After successfully landing on moon, this mission continues to gather data from lunar south pole. ठीक है, चंद्रयान 3 लूनार साउथ पोल से अभी तक जो है वो डेटा गैदर कर रहा है, ठीक है, मेकिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री टू अचीव दिस फीट। ठीक है, इंडिया को इसने फर्स्ट कंट्री बनाया है ये अचीवमेंट पे, ठीक है। आदित्य L1 शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन सितंबर 2014। आदित्य L1 जो है वो 2024 में जो है, सितंबर 2024 में जो है वो होगा अभी लॉन्च, ठीक है। उसका मेन मिशन क्या है, दिस मिशन विल स्टडी सन्स आउटर एटमॉस्फेयर एंड सोलार विंड्स, ठीक है। सन का आउटर एटमॉस्फेयर और सोलार विंड्स को जो है स्टडी करना इस आदित्य L1 का सबसे बड़ा टारगेट है। इट एम्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। स्पेस वेदर और उसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या है ये स्टडी करवाता है। गगनयान मिशन, India's first manned space mission is scheduled for 2024, making a significant milestone in India's space exploration effort, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन कौन सा है, गगनयान मिशन। ये ब्रीफ फैक्ट्स है, वो पता होने चाहिए आपको बिकॉज ये न्यूज़ में है, ठीक है। कौन सा मिशन किससे रिलेटेड है, क्या उसमें होने वाला है, ब्रीफ ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा, काफ़ी है वो। NISAR, NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, a collaboration with NASA. This dual brand radar imaging satellite will be launched in 2024 to study changes in Earth's surface, providing critical data, disaster management and climate change. अब निसार क्या है, निसार एक रडार सैटेलाइट है जिसे जो है 2024 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, किया जाएगा लॉन्च। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थ को और अर्थ के सरफेस को स्टडी करना, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ये स्टडीज़ जो है वो बहुत काम आएंगी। रिस्टार IB, ठीक है, ये और एक दो है, ये जो है इसका ब्रीफ आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सा मिशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता होना चाहिए बस। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है मैच द पेयर्स में कि विच मिशन का ऑब्जेक्टिव और मिशन का नाम लेके, ठीक है। वांट FDI बट फॉलोज लॉ ऑफ लैंड गोयल टू ईट टेलर्स। अब जो गोयल जी है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उसे जो है वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। स्पेशली जो FDI के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स को जो है मतलब स्ट्रिक्टली उन्हें एडवाइस किया है, स्ट्रिक्टली उन्हें बताया गया है कि ये रूल्स जो है वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। ये इसका फिलहाल क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड confirms new mpox strain in first in US। अब थाईलैंड ने जो है अपना पहला जो mpox का जो स्ट्रेन है वो कंफर्म किया है, नया स्ट्रेन जो है वो कंफर्म किया है, जो सबसे पहला केस है पूरे एशिया में, ठीक है। ये आ सकता है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में। जो इसका नाम जो है, नाम है क्लैड IB, ठीक है, क्लैड 1B,
ठीक है, ये नया जो स्ट्रेन है वो एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रेन जो बताया जा रहा है कि अभी नया स्ट्रेन एमपॉक्स का निकला है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका हाई रिस्क पे है ये, क्योंकि जो इसकी जो ट्रांसमिट होता है ये, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट से बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है। इस वजह से ये न्यूज़ में है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। और WHO ने जो है इसके ऊपर जो है पहले ही गाइडलाइंस जो है वो बता दी है, पहले ही जो हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया है इसको। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक रीजन फेसिंग क्लाइमेट एनिहिलेशन सेज UN चीफ। ठीक है, अब UN चीफ ने ये बोला है, UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बोला है कि जो पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स जो है वो हाई रिस्क पे है। किसके? एनिहिलेशन के। ठीक है, एनिहिलेशन मतलब एक तरह से विनाश होना होता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, उनका विनाश हो सकता है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज और जो बढ़ते साइक्लोन्स जो है, बढ़ते हुए साइक्लोन्स सी लेवल के राइज के वजह से जो है इन आइलैंड्स का या फिर पैसिफिक रीजन का जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। इसका जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। पैसिफिक रीजन जो है वो 0.02% जो है कंट्रीब्यूट करता है अपना ग्लोबल वार्मिंग में। तो इस वजह से 0.02% कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने बताया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें जो टारगेट अचीव किया था 1.5 टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए बोला गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, अगर वो अचीव नहीं करेंगे तो फिर एनिहिलेशन पॉसिबल हो सकता है पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड्स है उनका, तो इस वजह से बोला गया है। और दूसरा जो वेल्दी नेशंस है उनको भी हेल्प के लिए बोला है कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अगर होएगी तो मतलब अगर ज़रूरत होगी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप प्रोवाइड करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट तिर्के कीन्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2028 ओलंपिक्स। अब 2024 ओलंपिक्स में हमने देखा कि इंडिया की जो हॉकी टीम थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, अपकमिंग जो आने वाला है पिछला 2024, अभी जो 2024 गया है वो पेरिस में हुआ था ओलंपिक्स। 2028 वाला जो ओलंपिक्स होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या बोला है हॉकी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, हॉकी इंडिया टीम के जो कोच और प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि हम प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो क्वालिफाई करना है और अचीव करना है गोल्ड मेडल। ठीक है, ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये हॉकी टीम के मेंबर्स है। ठीक है, तो इसका ये क्रक्स है, ये चीज़ काफ़ी सीखने वाली है इसमें कि जो अभी मतलब एक अचीवमेंट अभी करी है और अगले अचीवमेंट के लिए तुरंत ही तैयारी स्टार्ट कर दी है इन्होंने। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल और अच्छा चीज़ है, ये हमें भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के आर्टिकल्स जो है काफ़ी ब्रीफ स्टडी करी है हमने आर्टिकल्स की, काफ़ी अच्छा जो है वो आर्टिकल का डिस्कशन हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो भी आप ध्यान रखिए। अगर कोई आर्टिकल समझ नहीं आया है तो पीछे जाके एक बार आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फिर से वो आर्टिकल का। ठीक है, आज के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया स्पेस मिशन। ठीक है, अब इंडिया के स्पेस मिशन के ऊपर हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि स्पेस मिशंस जो है वो कौन से ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी। उसके ऊपर ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान 2 aimed to explore the south pole of moon and included an orbiter, a lander and rover. Mangalyaan Mars orbiter mission was India's first interplanetary mission and made India the first Asian country to reach maritime orbit. Gaganyaan is India's first crewed mission intended to send astronauts to the moon. ठीक है, अब इन तीनों में से
सही बताना है आपको कि क्या कौन सा मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है वो आपको बताना है इन ऑप्शंस को टिक करके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। ग्लेशियर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स भी हमने देखा अभी न्यूज़ में है, ठीक है। 189 ग्लेशियर लेक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हाई रिस्क पे है, ठीक है। ग्लेशियर लेक्स आर प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आर टिपिकली फाउंड इन माउंटेन रीजन. Glacier lakes can pose a significant threat due to potential for glacier lake outburst floods, which can cause downstream flooding and damage. The formation of glacier lake is decreasing due to global warming and reduced glacier melt. इन तीनों में से ग्लेशियर लेक्स के लिए कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। कौन से सही है इन तीनों में से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया यूक्रेन रिलेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया. इंडिया एंड यूक्रेन हैव अ bilateral agreement on cooperation in field of nuclear energy. Ukraine is a significant export of agriculture products, especially sunflower oil to India. इन तीनों में से इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से रिलेशंस जो है वो सही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चंस ये ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कोई आप टॉपिक पढ़ लेते हो, उसके बाद में उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछो तो फिर वो रिवाइज हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि क्या आपने सही प्रिपरेशन करी है उस टॉपिक की। तो ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, अपने आप को टेस्ट करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोमती रिवर इन तिरुपरा. गोमती रिवर जो है उसके लिए ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है. गोमती रिवर इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन स्टेट ऑफ तिरुपरा. द ओरिजिन ऑफ गोमती रिवर इज इन तीर्थमुख हिल्स and flows through the Udaipur district. Gomti River is considered sacred and associated with several important religious sites in Tirupura, including Tripura Sundari Temple. ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट जो है उसमें से बताना है कि गोमती रिवर जो त्रिपुरा में है उससे कौन सा सबसे स्टेटमेंट सिमिलर है. ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका क्वेश्चन का. आज के लिए बस इतना ही. आज के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो एक और बार ज़रूर पढ़िएगा. फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए पीछे जाके फिर देख सकते हैं आप. क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. काफ़ी ब्रीफ स्टडी करी है हमने आज के टॉपिक्स की. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.